हेलो गाइस। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में आपने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने 2025 के केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, इन अ रिएक्शन ए टू बी, एक रिएक्शन दी गई है जो कि क्या है, ए से बी एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर हम इसका रेट लॉ लिखें, इस रिएक्शन का अगर रेट लॉ लिखें तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है, ए है, तो हम क्या लिखेंगे ए। हमें ये नहीं पता कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो हम इसको nth ऑर्डर का भी कंसीडर कर दें, क्योंकि यही तो n हमें निकालना है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आप अप्रोच देखो कि ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। ठीक हो गया। तो ए टू बी हमने रेट लिख दिया। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया जा रहा है, तो 4 टाइम इंक्रीजेस मतलब 4 टाइम कर देते हैं, 4 टाइम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो भी रिजल्ट है ना, ये जो मैंने रेट लॉ लिखा हुआ है, ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यहाँ पे हम 4a कर देंगे की पावर n। तो एक्चुअल में ये 4 की पावर n और a की पावर n हो गया ना, रेट जो हो गया 4 की पावर n और a की पावर n हो गया। अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे ये बोला हुआ है, ये मतलब इसको मैं a को, a क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है ना, हम इसको रेट के टर्म में भी डिफाइन कर लेंगे कि जो भी है हमने रेट को डबल 4 टाइम कर दी। आगे अगेन क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो रेट है ना, रेट क्या हो जाता है, रेट बोल रहा है इस रिएक्शन का रेट अगर कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया जाता है तो रेट डबल हो जाता है ना, रिएक्शन डबल्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया था तो रेट क्या हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, तो रेट हो जाता है 2r1 कर देते हैं, 2r कर देते हैं, मतलब पहले मान लो रेट r था, बाद में रेट जो है वो एक नए रेट के साथ 2r1 रेट हो गया। तो ये 2r1 रेट अगर मैं इसके इक्वल लग दूंगा, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि ये रिएक्शन का कंसंट्रेशन जब आपने इतना किया, कंसंट्रेशन जब इतना किया है तभी तो रेट इतना हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4 की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू 2r1। अब ये रिएक्टेंट के टर्म है, इनको आप छोड़ दो, ठीक हो गया। सिर्फ यहां से ये लिखो दैट 4 की पावर n इज इक्वल टू 2, हमें सिर्फ नंबर्स के टर्म में डील करना है, ये रिएक्टेंट के टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करूं तो 4 की पावर n लिखा हुआ है, हम इसको 4 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है, n है, इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है। सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, 2 की पावर 2n इज इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 की पावर 1 मानेंगे, तो एक्चुअल में ये रिजल्ट 2n इक्वल टू 1 आ गया ना। हम पावर को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे तो 2n इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो एक्चुअल में n का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/2 इस तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ठीक होगी, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाया है। अब हमको ये बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करो, देखो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे हो, ये ग्राफ ऐसे ऐसे करके चल रहा है ना, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, बट क्या रेट चेंज हो रहा है, रेट तो चेंज नहीं हो रहा है। कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है बट रेट चेंज नहीं हो रहा है। तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने पर अगर रेट चेंज नहीं होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिनके कंसंट्रेशन को चेंज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। गिवन ग्राफ है, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, और इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन नॉट डिपेंड, ठीक हो गया। मैं जनरल तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होती हैं अगर कोई एक रिएक्शन है हायर, मतलब अगर हायर ऑर्डर को हम लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट कर दें। देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, C12H22O11 है ना, C12H22O11, इसमें वाटर यूज किया हुआ है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और प्रोडक्ट बन रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है, विच इज C6H12O6, और C6H12O6 आप रिएक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लो अभी रिएक्शन का जो रेट है वो C6C22H
C12H22O11 होता है बेसिकली। C12H22O11 शुगर पर, वाटर पर और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तीनों का अभी कंसिडरेबल अमाउंट है, मतलब ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो सपोज करो आपने एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच चीनी मिला दिया, तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। तो इसका मतलब वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो भी चेंज हो गया। चीनी आपने मिलाई, उसका भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। या फिर आप लिक्विड सॉल्यूशन उसमें ऐड कर रहे हो। लेकिन सपोज करो उसी चीनी को आप समुद्र में जाके घोलाओ, जितनी चीनी आपने उस पानी में डाली थी उतनी चीनी आप उस समुद्र में घोलाओ, या फिर 1000 लीटर पानी लो, उसमें 2 ml चीनी मिला दो, कि 2 ग्राम चीनी मिला दो, क्या उस पूरा पानी मीठा हो जाएगा? नहीं होने वाला है। तो जब हम किसी एक के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, किसी भी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। यही होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन पर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो अब रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले अगर ये थर्ड ऑर्डर थी या सेकंड ऑर्डर थी, मान लो इन दोनों के टर्म्स में ये सेकंड ऑर्डर थी, इस पे भी डिपेंड कर रहा था, इस पे भी डिपेंड कर रहा था। अब वाटर हमने बहुत ज्यादा कर दिया, तो इस पे कंसंट्रेशन, इसके कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा हो चुका है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा ले लिया हमने, एक्सेस अमाउंट ले लिया, तो अब इस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। सो ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर की रिएक्शन को जब लोअर ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी रिएक्शन को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिकली जो है ना वो आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। आर्हेनियस इक्वेशन को जब आर्हेनियस इक्वेशन क्या डिफाइन करती है, ये किसी भी रिएक्शन के रेट पे टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। तो जनरल इक्वेशन K इज इक्वल टू A की पावर माइनस EA/RT होता है, बट ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये इसके इंटीग्रेटेड फॉर्म का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखे हैं। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिकम डबल फॉर एन इंक्रीज of 10 Kelvin in an absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate the EA value. R का वैल्यू आपको गिवन है, which is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमको टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 298 से वो 308 हो जाता है। और क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन बिकम डबल। तो पहले अगर रेट कांस्टेंट K2 था, मतलब पहले जो रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर 298 से 308 होता है, तो ये जो K2 है ना, ये इनिशियल रिएक्टेंट कांस्टेंट का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसीलिए K2 का वैल्यू हमने 2K1 लिखा है, क्योंकि इनिशियल K1 रहा होगा। अब जब आपने टेम्परेचर 308 किया तो K2 क्या हो गया, 2K1 हो गया, इनिशियल वैल्यू का 2 टाइम्स हो गया। तो बताओ EA क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आर्हेनियस इक्वेशन। मैं यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन लिख रहा हूँ, आर्हेनियस समीकरण। तो ये इक्वेशन क्या, K2/K1 log 10 K2/K1 is equals to EA upon 2.303 into R 1/T1 मतलब लोअर टेम्परेचर माइनस 1/T2 मीन्स हायर टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख दो, log 10 बेस K2 के प्लेस पर रख दो 2K1 अपॉन में K1 इंटू EA, ये हमें कैलकुलेट करना है 2.303। R का वैल्यू कितना है 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। T1 कितना है 298 केल्विन, T2 कितना है 308 केल्विन, T2 कितना है 308 केल्विन है। अब जब इस रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे, K1 से K1 कैंसिल, log 10 बेस 2 बचा यहाँ पर, EA 2.303। अब ये ना एक नंबर याद रख लो कि 2.303 को अगर आप 8.314 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर ऐसा रिजल्ट आता है कि आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिजल्ट अप्रोक्सीमेट 19 के इक्वल आता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये 19 लिख सकते हो। सॉल्व करोगे यहाँ से हो जाएगा 308 माइनस का 298 अपॉन में 308 इंटू 298। हमने R की वैल्यू को जूल पर केल्विन पर मोल में लिखा है, जूल में लिखा है। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। तो फाइनली जो EA का यहाँ से वैल्यू है वो आएगा 52897 जूल पर मोल, 52897 जूल पर मोल आएगा। अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 52.897 किलो जूल पर मोल, 52.897 किलो जूल पर मोल। हमने इसको 1000 से डिवाइड किया। तो आपको बस फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है, ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2025 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लगे हुए मैं इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया हाफ लाइफ टाइम। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आपको हाफ लाइफ टाइम बताना है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला जो होता है वो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log 10 बेस
a अपॉन a माइनस एक्स होता है ना। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमें हाफ लाइफ टाइम निकालनी है तो हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए आप t के प्लेस पे t हाफ रख दो, t1/2, और x की जगह पे आप a/2 रख दो। अब जब इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 2.303, t की जगह पे हम लिखेंगे t हाफ log 10 बेस a अपॉन a माइनस a/2। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, a/2 आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये log 2 बचा। ये रिजल्ट सॉल्व करने पर आता है 0.693 अपॉन k। ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है, विच इज 0.693 अपॉन k। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो भी बता रखा है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है जो कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लीनियर वे में इंक्रीज होता है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेम्परेचर कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अगर आप बाय 10 डिग्री से इंक्रीज करोगे, ठीक हो गया, किसी भी रिएक्शन के रेट को अगर आप 10 डिग्री से इंक्रीज करोगे तो 10 डिग्री इंक्रीज करने पे उस रिएक्शन का, जैसे अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम दिखाते हैं कि रिएक्शन 25 पे हो रही थी पहले, आपने 10 डिग्री बढ़ाया और अपॉन में 25, तो मान लो रिएक्शन 25 पर पहले हो रही थी, अब उसमें 10 डिग्री बढ़ा के 35 हो गया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है कि पहले जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने पे उस रिएक्शन का रेट डबल से ट्रिपल हो जाता है, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक हो गया। सेम इसी तरह से आपको ये बताना था कोलिजन थ्योरी का रिएक्शन रेट क्या होता है। तो कोलिजन थ्योरी अभी क्वेश्चन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में आएगा, कोलिजन थ्योरी क्या होती है तो मैं डिटेल में बताऊंगा। कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करती है। जैसे अगर हमने दो एलिमेंट्स की रिएक्शन करानी है, A2 प्लस B2 आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम इसका ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखो आपने एक A को इस तरह से ओरिएंटेशन किया, दो A मॉलिक्यूल को इस तरह से रखा और B को इस तरह से रखा। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा आपस में तो ये इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे ना एक दूसरे से, A, B, तो इन दोनों का तो कोलिजन हो रहा है, लेकिन इन दोनों का तो नहीं हो रहा ना, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा कि अगर हम A मॉलिक्यूल्स को इस तरह से रखें प्लस B मॉलिक्यूल को इस तरह से रखें, अब जब कोलिजन होगा तो दोनों A यहाँ के दोनों B के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और यही होता है कोलिजन थ्योरी की ये राइट ओरिएंटेशन है। तो कोलिजन थ्योरी बेसिकली ओरिएंटेशन को बताती है कि हम किस तरह से रिएक्टेंट को ओरिएंटेट करें सो दैट प्रोडक्ट स्टेबल बने और मैक्सिमम प्रोडक्ट बने। ठीक है, थ्योरी देख सकते हैं, दे रखा है, यही इफेक्टिव कोलिजन के अंदर आता है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है, किसी भी एक्शन को देखो कंप्लीट करने के लिए ना हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अगर कोई आप रिएक्शन कैरी आउट करते हो, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी है इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनेगा, ठीक है, रिएक्टेंट से आपको क्या बनाना है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक एनर्जी बैरियर है। तो यहाँ रिएक्टेंट से लेकर ये जो एनर्जी बैरियर है ना, इसके गैप को हम EA बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ से पूरा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है और इसका अमाउंट थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होता है। क्वेश्चन देख सकते हैं 2025 का इस बार का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछा था कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कौन कौन से इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, सो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, तो भी कंसंट्रेशन रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर आप मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन अगर यूज करोगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो भी बेसिकली रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर आपने सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको थ्योरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।